नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले अमर क्रांतिकारियों की ये जो सीरीज कर रहे हैं, इसकी दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू होती है ग्वालियर से 120 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुरी किले के कवायद के मैदान से, जहां ब्रिटिश टुकड़ियों ने अपने खेमे गाड़ दिए थे। दोपहर 4 बजे एक मुस्कुराता हुआ सुंदर व्यक्तित्व वाला कैदी जेल से बाहर लाया गया। उसके हाथों और पैरों में जंजीरें पड़ी थीं। सिपाहियों की निगरानी में उसे फांसी के तख्त के पास ले जाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। कैदी तख्त की ओर निर्भयता से आगे बढ़ा। तख्त पर पैर रखते समय उसमें जरा सा भी डर नहीं था। परंपरा तो यह थी कि जिस आदमी को फांसी की सजा दी जाए उसकी आंखें रुमाल से बांध दी जाती थी। लेकिन जब सिपाही रुमाल लेकर आगे बढ़े तो कैदी मुस्कुराया और उसने इशारे से समझा दिया कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने अपने हाथ पैर बंधवाने से भी इंकार कर दिया और अपने हाथ से ही फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल दिया। फांसी का फंदा कसा गया, एक झटका लगा और पल भर में सब कुछ खत्म। दिल तोड़ देने वाला दृश्य था ये। सारे देश ने आंसू बहाए। पूरे देश का हृदय शोक में डूब गया। फांसी के तख्त पर झूलती वह प्राणहीन काया किसी ऊंचे आदर्श का प्रतीक थी। वह था आजादी की लड़ाई के सेनानियों का सर सेनापति, जिसने 1857 में अंग्रेजी सत्ता को ललकारा था, जिसने उनकी सत्ता की नींव हिला दी थी। आजादी का झंडा उठाए उसने गुलामी की जंजीरें तोड़ने का संकल्प लिया था और बड़ी बहादुरी से उसने अंग्रेजों की सैन्य शक्ति से लोहा लिया था। वह वीर था तात्या टोपे, जिसका नाम शक्ति और शौर्य का ज्वलंत उदाहरण था। नाना साहब का दाहिना हाथ तात्या टोपे। आज हम उसी तात्या टोपे की डिटेल में कहानी सुनेंगे। बताऊंगा मैं कौन थे तात्या टोपे, कैसे आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और कैसे शहीद हुए। लेकिन उसके पहले यह सूचना कि जयपुर में 23 मार्च को 1857 से लेकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए ढेर सारे शहीदों के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में उन शहीदों के परिवारों को बुलाया गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस प्रोग्राम में मैं भी रहूंगा, इसका कीनोट स्पीकर रहूंगा। 23 मार्च को यह कार्यक्रम जयपुर के अंदर होगा। इसीलिए जो सीरीज हम कर रहे हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इस सीरीज के लिए अपना आशीर्वाद, अपना प्रोत्साहन अशोक जी ने भेजा है, उनको सुनिए, फिर आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH के प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। इस प्लेटफॉर्म ने जो बेड़ा उठाया है कि नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग से, बलिदान से अवगत कराना, ये पहल स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। पूरे मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी भूमिका भी थी। तो क्रांतिकारियों को आज भी लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से आजादी की बाद में उनकी भूमिका को सबने अप्रिशिएट किया। अब तो युग सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। उसके माध्यम से आवश्यकता से बात की है कि हम क्रांतिकारी भूमिका को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो संकल्प ले सके कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमाने के अंदर जो पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब तमाम ऐशो आराम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो उनकी तरह अनेकों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। आज वक्त है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बताएं किस प्रकार से आजादी के बाद में भी, आजादी मिलना एक बात है, आजादी मिलने के बाद में उसको काम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे अवसर आए थे कि इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी, जो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये जज्बा जब तक देशवासियों में नहीं होगा, युवा पीढ़ी में नहीं होगा, तो देश फिर एक अखंड कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि आज भी नई पीढ़ी तक ये मैसेज जाएगा, जिससे कि वे ये संकल्प ले सकेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें। यही भावना के साथ में जो अशोक पांडे जी ने ये शुरुआत करी, पहल करी, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो लौटते हैं तात्या टोपे की तरफ। उनका जन्म 1814 में हुआ था। पिता का नाम था पांडुरंग पत। पांडुरंग पत नासिक के पास येवले नाम के एक छोटे से गांव के निवासी थे। उनके 8 बच्चे थे
और दूसरे बच्चे का नाम रघुनाथ था। यही बालक आगे चलकर आजादी की लड़ाई में तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय उस समय पुणे में शासन में थे और पांडुरंग पत उनके दरबार के एक सम्माननीय सदस्य थे। तात्या अपने पिताजी के साथ अक्सर पेशवा दरबार में जाया करते थे और जब वो बच्चे थे तभी से उनकी प्रतिभा उनके तेजस्वी और मुखर नेत्रों से छलकती थी। इन्हीं विशाल और आकर्षक नेत्रों ने जल्द ही पेशवा का ध्यान उनकी ओर खींचा और पेशवा बच्चे की प्रखर बुद्धि से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने रत्नों से जड़ी हुई एक टोपी उसे पहना दी। रघुनाथ को प्यार से उसके घर वाले और अगल बगल के पड़ोसी तात्या कहकर बुलाते थे। जब से पेशवा ने बालक तात्या को टोपी पहनाई तब से वो टोपी हमेशा उनके साथ रही और उनका नाम ही पड़ गया तात्या टोपे और फिर सारी जिंदगी उनको तात्या टोपे के नाम से ही जाना गया। पेशवा ने अपना राज्य 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के एवज में अंग्रेजों को सौंप दिया था। या समझिए कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी और बदले में उनको 8 लाख की सालाना पेंशन मिला करती थी। वो कानपुर के पास चले गए और बिठूर में जाकर बस गए। ब्रह्मावर्त कहिए, बिठूर कहिए, वहां जाकर वो बस गए और कई मराठा परिवार उनके पीछे पीछे चले गए, जिनमें तात्या टोपे के पिता पांडुरंग पत भी थे। बिठूर नाम की उस जगह पर तात्या टोपे के बचपन के जितने दोस्त थे वो सब के सब आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नाना साहब का। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने ही बाद में 1857 के पूरे युद्ध की योजना बनाई थी। उनके भतीजे थे राव साहब। क्रांति की इस लड़ाई में राव साहब छाया की तरह तात्या टोपे के साथ रहे। किसी भी हाल में उन्होंने तात्या का साथ नहीं छोड़ा। इन्हीं सब में एक नन्ही बच्ची थी मन्नू, जो मोरोपंत तांबे की बेटी थी। मोरोपंत पेशवा दरबार के स्वामी भक्त सरकार थे। इस मनु को छबीली कह के बुलाया जाता था और यही छबीली आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो थी वो गुरुओं के जिम्मे थी और बचपन से ही इनको युद्ध के खेल सिखाए गए, घुड़सवारी सिखाई गई, तलवार सिखाई गई और लड़कों के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये सारा कुछ सीखा था, जो तब छबीली के नाम से जानी जाती थी। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो नाना साहब 1851 में पेशवा बने। अब नाना साहब अपने आप में बेहद स्वाभिमानी और आजादी पसंद थे, स्वाधीनता प्रेमी थे। वे अंग्रेजों की इस गुलामी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो उनके पिता ने उनके ऊपर लाद दी थी। पेशवा बनते ही उन्होंने पिता की तलवार उठा ली, जिसका उपयोग उन्होंने 1818 में किया था। 1818 में जो युद्ध हुआ था जिसको वो हारे थे, उसमें जो तलवार का इस्तेमाल किया गया था वही तलवार नाना साहब ने अपने पास रख ली और ये वादा किया खुद से कि जो कुछ हमसे छीना गया है वो हम फिर से हासिल करेंगे, अंग्रेजों को बाहर करेंगे। और ये उनकी जिंदगी का ध्येय बन गया। तात्या टोपे उनके खास दोस्त भी थे और एडवाइजर भी थे। दोनों का एक ही लक्ष्य था, आजाद हिंदुस्तान। असल में मराठों की हार ने अंग्रेजों को भारत में एक शक्तिशाली शासन बना दिया था। जब मुगल शासन में थे उस समय मराठों की बहुत चलती थी, क्योंकि मुगलों के आखिरी दौर में मराठों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अंग्रेज जब एक बार सत्ता में आ गए तो उन्होंने अपने तरीके से हिंदुस्तान को ढालना शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने देश का नक्शा बदल दिया। यूं राज्यों के राज्य छीन लिए उन्होंने। जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको किसी भी तरह से अपने राज्य में मिला लिया उन्होंने। बहुत सारे बहाने बनाए। झांसी के बारे में आप जानते हैं कि गोद लिए हुए बच्चों को शासक मानने से उन्होंने मना कर दिया और इस तरह झांसी के राज्य पर भी कब्जा करने की कोशिश की। फाइनली कब्जा कर लिया और ऐसे ही देश भर में अलग अलग तरीकों से कैसे भी राज्यों को अपने अंडर में लेना उन्होंने शुरू कर दिया। एक और काम शुरू हुआ उसी बीच कि ईसाई मिशनरियां भारत आने लगीं, जो चाहती थीं कि कैसे भी भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने पर बाध्य किया जाए। अब अंग्रेजों का सपोर्ट था, इसलिए उनको किसी तरह का डर नहीं था। अंग्रेजों ने कई छोटी बड़ी रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह जो थे उनका सारा मामला केवल लाल किले के अंदर सिमट के रह गया और अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर उसका राज्य जबरदस्ती छीन लिया गया। अब इन सब के बाद बारी आई नाना साहब को।
पेशवा को मिलती थी 8 लाख रुपयों की वार्षिक पेंशन, लेकिन वो डलहौजी ने बंद कर दी और कहा कि नाना साहब पेशवा का असली बेटा नहीं है, वो तो गोद लिया हुआ बेटा है, वो तो दत्तक पुत्र है। नाना साहब पहले से ही नाराज थे, अब और ज्यादा नाराज हो गए। तात्या टोपे ने अपने इलाके से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी और अंत तक लड़ते रहे। उनको अंग्रेजों से बहुत घृणा थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की आजादी छीनी थी। असल में उस समय अगर आप देखेंगे तो देश में चारों ओर असंतोष की आग जल रही थी। एक तरफ स्वराज्य खतरे में था, राजाओं के राज्य छीने जा रहे थे, दूसरे तरफ धर्म के ऊपर भी तमाम तरह के हमले हो रहे थे, ईसाईयत को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही थी। और इसीलिए धीरे 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 लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जो है फैलने लगा। अब अंग्रेजों की ताकत क्या थी? अंग्रेज बाहर से सेना लेके नहीं आए थे। ब्रिटिश सेना यहां पर बहुत थोड़ी सी थी। सेना जो थी वो हिंदुस्तानियों से ही सारे रेजिमेंट से बनी थी। जो उन्होंने रेजिमेंट बनाया था, जिनको हथियार दिए थे, जो लड़ते थे भारतीय राजाओं के खिलाफ और दूसरी चीजों के खिलाफ, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी लोग थे। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने यह सोचना शुरू किया कि किसी तरह से अगर इस सेना में हम विद्रोह करा दें तो बड़ी बात होगी, और ये अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो भावना थी ये तमाम जगहों पर अपने अपने तरीके से फैल रही थी। लेकिन आप जानते हैं ये सारा किस्सा शुरू हुआ मंगल पांडे से। कहानी वो लंबी है, आप जानते हैं इस चीज को, इसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि किस तरह जानवरों की चर्बी से, बंदूक के साथ जानवरों की चर्बी से चीजें बनी हुई थी, और कारतूस को खोलने के लिए आपको उसको दांत से खोलना पड़ता था। शोर मच गया कि जानबूझकर चर्बी लाई गई है, सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का धर्म नष्ट हो जाए। और उसके बाद मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। सिपाहियों का यह गुस्सा धीरे 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 फैल रहा था और एक बड़ी योजना बनी थी कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ विद्रोह होगा। अगर एक साथ 31 मई 1857 को विद्रोह पूरे देश में सैनिकों ने कर दिया होता तो बात ही कुछ और होती, अंग्रेजों को दुम दबाकर भागना पड़ता। लेकिन कई बार संयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बैरकपुर की घटना आपको पता है, अभी मई को आने में 2 महीने बचे थे, जबकि बैरकपुर में वो घटना हुई चर्बी वाली, और जिसके बाद बैरकपुर की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और वहां पर मंगल पांडे शहीद हुए। अब मंगल पांडे ने दिखाई तो बहुत वीरता थी। 8 अप्रैल 1857 को वो फांसी पर चढ़ गया था, सब कुछ ठीक है। लेकिन हां, यह जरूर हुआ था कि जो पहले से प्लानिंग थी वो प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई। पूरी की पूरी योजना जो है वो फिलहाल के लिए थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। बैरकपुर की घटना के 1 महीने बाद मेरठ रेजिमेंट में पहली बार विद्रोह की आवाज उठी, और यह आवाज उठी 10 मई को, और यह नारा गूंजा कि मारो फिरंगियों को। 10 मई को मेरठ से जो ये नारा गूंजा वो धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलना शुरू हो गया। बहुत जल्दी सैनिकों ने मेरठ पर कब्जा कर लिया, फिर दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली के बहादुर शाह जफर, जो अभी तक तो लाल किले के अंदर ही थे और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर चलें, और कारण यह था कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खोखला हो चुका था। लेकिन जब ये सैनिक पहुंचे और इन्होंने अपील की, इन्होंने कहा कि पूरे देश से सेना आपके साथ खड़े होने को तैयार है, तो बूढ़े बहादुर शाह जफर ने भी हाथ में कमान ली। बहादुर शाह जफर का जो वो शेर है, जिसको सावरकर ने भी अपनी किताब में कोट किया है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, वो बताता है कि उस समय उनके अंदर कितना जोश था। यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन नाना साहब और तात्या टोपे की अपनी योजना थी 31 मई की ही। वो दोनों वक्त का इंतजार कर रहे थे कि सही वक्त मिले तो वो अंग्रेजों के ऊपर हमला करें। इसीलिए बिठूर में, कानपुर में अभी आपको कोई घटना दिखाई नहीं दे रही थी। नाना साहब और तात्या टोपे की तरफ से अंग्रेज पूरी तरह से निश्चिंत थे। लेकिन बाकी जगहों पर जो कुछ हो रहा था उसको देखते हुए धीरे धीरे अंग्रेजों के यह समझ में आ गया कि कानपुर में भी आज नहीं कल कुछ होने वाला है। जो ह्यूग व्हीलर वहां का मुख्य अधिकारी था वो बेहद डरा हुआ था, और उसको सबसे बड़ा डर था वहां पर अंग्रेजों की जान माल की सुरक्षा का। इसके अलावा उसके पास सरकारी कोष में 12 लाख रुपए थे।
नाना साहब पर उसको भरोसा था, उसको लगता था दूसरे लोग विद्रोह भले कर दें, लेकिन नाना साहब विद्रोह नहीं करेंगे। तो नाना साहब से उसने कहा कि आइए और हमारी रक्षा कीजिए, आपकी हमें जरूरत है। नाना साहब तात्या टोपे और 300 सिपाहियों को लेकर कानपुर पहुंचे, साथ में कुछ गोला बारूद भी था। और नाना साहब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके खजाने की सारी सुरक्षा हमारे पास है। व्हीलर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। उसे यह नहीं पता था कि सबसे बड़ी ज्वालामुखी तो नाना साहब और तात्या टोपे के सीने में ही जल रही है। और हुआ वही। कानपुर आने के बाद नाना साहब और तात्या टोपे ने सबसे पहले सैनिक विद्रोह के जो वहां नेता थे सूबेदार टीका सिंह, उनसे संपर्क साधा। नौका विहार के बहाने एक दिन वो घूमने निकले, गंगा के किनारे आए और वहां पर टीका सिंह और उनके साथियों से मुलाकात हुई। वहां पर गंगा मां की साक्षी और सौगंध लेकर शपथ ली गई और योजना बनाई गई कि 4 जून को आधी रात कानपुर पर आक्रमण किया जाए। जब 4 जून आया तो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह भयंकर प्रतिशोध का युद्ध था। नाना साहब और तात्या टोपे ने सैन्य संचालन किया, सबसे आगे थे और अंग्रेज बुरी तरह हारे। भारी संख्या में अंग्रेज मारे गए। 12 लाख रुपए जो अंग्रेजों के थे, जो उन्होंने हिंदुस्तान को लूट कर इकट्ठा किया था, वो पैसा क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। कानपुर क्रांतिकारियों के झंडे के नीचे आ गया। दोबारा समारोह हुआ और नाना साहब को पेशवा बनाया गया। इसके तुरंत बाद झांसी में भी विद्रोह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा की कि झांसी मेरी है, झांसी हम कभी नहीं सौंपेंगे। और वहां पर तेज लड़ाई शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने हार मान ली। कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने अपनी नई बटालियन कानपुर भेजी और वहां पर फिर से जबरदस्त लड़ाई हुई। 10 दिन बमुश्किल कानपुर हाथ में रहा नाना साहब के। 16 जून को नाना साहब की सेना की हार हुई और नाना साहब बचे कुचे सिपाहियों को लेकर पीछे हट गए। पराजय से सिपाहियों का उत्साह भी बहुत कम हुआ। असलियत यह थी कि अंग्रेजों के पास जो मॉडर्न टेक्निक थी और जो बड़ी सेना थी, उसका मुकाबला नाना साहब के लिए करना आसान नहीं था। अब बड़ा सवाल यह था कि सेना को फिर से कैसे बनाया जाए, कौन इसको हिम्मत और प्रेरणा से भर सकता है। नाना साहब ने यह जिम्मेदारी दी तात्या टोपे को और तात्या टोपे ने यह जिम्मेदारी संभाली। उनके सामने मुश्किलें बहुत थी। सिपाही बिखर गए थे। खाने का इंतजाम करना था, रुकने की व्यवस्था करनी थी, हथियार इकट्ठा करना था और सारी चीजें नए सिरे से शुरू करनी थी। लेकिन तात्या टोपे ने वो जिम्मेदारी ली। सबसे पहले वो शिवराजपुर गए। वहां के रेजिमेंट ने हाल में ही विद्रोह किया था। तात्या ने उन विद्रोही सिपाहियों को अपने साथ कर लिया और एक नई सेना बनाई। इस तरह उनके पास एक बार फिर से भारी संख्या में सेना इकट्ठा हो गई और उन्होंने कानपुर में आक्रमण किया, जहां हैवलाक था। हैवलाक लखनऊ की तरफ बढ़ रहा था। उसको लगा था कानपुर का मामला पूरा हो गया। लेकिन जब अचानक इस तरह से गुर्रेला आक्रमण हुआ तो अंग्रेज हतप्रभ रह गए। इसके बाद तात्या ने कानपुर से 70 किलोमीटर दूर कालपी पर आक्रमण करने का सोचा, कालपी पर कब्जा करने का सोचा। वो सेंट्रली एकदम लोकेटेड थी और एक तरफ फतेहपुर था, दूसरी तरफ नाना साहब और लक्ष्मीबाई के मुख्यालय झांसी को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी की तरह कालपी हो सकता था। इसीलिए तात्या ने कालपी के ऊपर आक्रमण किया और कालपी को अपने कब्जे में ले लिया। अब कालपी उनके लिए एक तरह से समझिए हेडक्वार्टर बन गई। उसका जो किला था, उसकी सुरक्षा को उन्होंने और मजबूत कर दिया और इसके बाद तात्या ने एक के बाद एक कई किले जीत लिए। अब अगली नजर थी ग्वालियर पर। ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे और ग्वालियर की रेजिमेंट अभी तक एक्टिव नहीं थी। वेश बदलकर तात्या मुरार में स्थित सिंधिया रेजिमेंट में पहुंचे और वहां सिंधिया रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो तात्या के साथ आ गए। उस समय तक कानपुर मेजर विडहम की कमान में था। तात्या को समाचार मिला कि विडहम के पास बहुत ज्यादा सेना नहीं है। तात्या ने सिपाहियों का संगठन किया, यमुना पार की और विडहम के ऊपर आक्रमण किया, जिसने सोचा ही नहीं था कि हमला होगा और एक बार फिर कानपुर को जीत लिया। अंग्रेजी सेना को तात्या ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। जान माल की भारी क्षति हुई थी। कालपी पहले ही अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था। अब कानपुर पर एक बार और कब्जा हो गया। तात्या टोपे का नाम अंग्रेजों के लिए आतंक की तरह बन गया। अंग्रेजी अखबारों तक में उनका नाम छपने लगा। कानपुर अब तात्या के हाथ में था और वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से कानपुर को जाने नहीं देते। अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि अगर
उनको भारत में टिकना है तो तात्या टोपे को रास्ते से हटाना ही होगा। अंग्रेजों का इकलौता लक्ष्य बन गया कि किसी तरह से तात्या को रास्ते से हटाया जाए। कैंपबेल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। तात्या टोपे इतने होशियार थे, वेश बदल लेते थे, कभी कहीं छुप जाते थे, कहीं कहीं छुप जाते थे। अंग्रेजों और उनके साथ लुका छिपी लगातार चलती रही। यही नहीं, बहुत सारे भारतीय शासक, भारतीय राजा महाराजा जो ऊपर से अंग्रेजों के साथ थे, वो भी तात्या के छुपने में और तात्या की बाकी सारी चीजों में काफी मदद कर रहे थे। लेकिन गद्दारी एक ऐसी चीज होती है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में हमें बार बार नुकसान पहुंचाया है। किसी भी बड़े क्रांतिकारी को देख लीजिए। लियाकत खान की मैंने कहानी सुनाई थी, उनकी गिरफ्तारी भी एक गद्दार के चलते ही हुई थी। भगत सिंह की फांसी भी एक गद्दार के चलते हुई थी। चंद्रशेखर आजाद को गोली भी एक गद्दार के चलते लगी थी। हमारी पूरी आजादी की लड़ाई में जब जब देशभक्त खड़े हुए तो किसी न किसी गद्दार ने उनको धोखा दिया। ऐसा ही एक गद्दार था चरखारी रियासत का राजा। आजादी की लड़ाई में तो वो नहीं ही शामिल हुआ था, और जब नाना साहब उससे मदद मांगने गए थे तो उसने नाना साहब की बेइज्जती की थी। ये बेइज्जती तात्या टोपे से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ये सोचा कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए जो सबको याद रहे। तात्या पहुंचे चरखारी के राजा के पास और उसको देखते ही वो बुरी तरह से परेशान हो गया, डर गया, और अपने इसी डर में उसने अंग्रेजों को बता दिया कि तात्या यहां पर हैं, और अंग्रेजों से सहायता मांगी। वायसराय कैनिंग और कमांडर इन चीफ कैंपबेल ने उसको आश्वासन दिया कि उसको पूरी सुरक्षा मिलेगी और यूरोज को भेजा गया लड़ने के लिए। लेकिन यूरोज को झांसी में ही रोक लिया गया। तात्या को पूरी खबर मिल चुकी थी, इसलिए जब यूरोज झांसी में रुका हुआ था उस समय वो चरखारी पहुंचे और उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया। थोड़े ही देर बाद चरखारी पर तात्या का पूरा कंट्रोल हो गया। वहां पर 24 तोपें थी और 3 लाख रुपए की राशि थी। तात्या को वो तोपें भी मिल गईं और 3 लाख रुपए भी मिल गए, और देशद्रोहियों को यह सबक मिल गया कि तात्या टोपे के क्रोध से न उन्हें अंग्रेज वायसराय बचा सकते हैं और न ही कमांडर बचा सकते हैं। कालपी को असल में छावनी बनाकर तात्या टोपे ने बहुत चतुराई की थी। सेंट्रली जिस तरह का वो इलाका था, दिल्ली पहुंचना भी आसान था, झांसी पहुंचना भी आसान था, और यह समझिए कि 80,000 सिपाही उनके पास इकट्ठा हो गए थे। लेकिन राजाओं महाराजाओं की अपनी दिक्कत होती है। जिस समय जंग में तुरंत जाना था, कई बार ऐसा हुआ कि ये लोग उत्सव मनाने में ज्यादा लग गए। ग्वालियर का ही किस्सा है। ग्वालियर में जिस तरह से उत्सव मनाया गया, उसने कीमती समय इनके हाथ से निकाल दिया। उधर दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जब बंदी बना लिया गया तो इसका भी काफी असर पड़ा। आजादी की लड़ाई पे उनको लीडर बनाया गया था। काफी सारे लोगों ने यह महसूस किया कि हमारा लीडर ही पकड़ा गया। लेकिन तात्या अपने काम में लगे हुए थे। कालपी की उन्होंने बहुत मजबूत किलेबंदी की थी। झांसी में भी तीखी लड़ाई चल रही थी। यूरोज अगर झांसी में रुका था तो रानी लक्ष्मीबाई ने रोका था, और यह कहानी बताने की जरूरत नहीं है कि झांसी की रानी बहुत दिनों तक, बहुत देर तक अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकी, वहां से निकल गई वो, और झांसी एक बार फिर से अंग्रेजों के हवाले हो गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तात्या टोपे चाह के भी झांसी को बचा नहीं पाए। एक के बाद एक लगातार हारों से तात्या भी निराश हो रहे थे, और अब उनके लिए बेहद जरूरी था खुद को बचाना। लड़ाई के जो ज्यादातर वीर थे वो मारे जा चुके थे, तात्या अभी तक बचे हुए थे, और तात्या को गिरफ्तार करने के लिए कैसे भी अंग्रेज कुछ भी करने को तैयार थे। इस समय तात्या को यह लगा कि ग्वालियर की फौज में जो सरदार हैं मान सिंह, वो शायद उनकी मदद करेंगे। तात्या उनके पास पहुंचे और तात्या को मान सिंह ने एक जगह छिपा दिया और कहा कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, यहां उनको कुछ नहीं होगा। अंग्रेजों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने मान सिंह को संदेशा भेजा कि अगर वो तात्या को उनको सौंप देता है तो बदले में उसको माफी भी मिलेगी और जागीर भी मिलेगी, और अगर नहीं सौंपता है तो उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। मान सिंह डर गया, और डरने के बाद उसने तात्या टोपे का जो ठिकाना था वो अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेज जब उस ठिकाने पर पहुंचे तो तात्या टोपे, थके हुए तात्या टोपे गहरी नींद में सोए हुए थे। जब आंख खुली, 7 अप्रैल 1859 की बात है, जब उनकी आंख खुली
तो मान सिंह की गद्दारी से उन्होंने खुद को अंग्रेजों की कैद में पाया। उसके बाद मुकदमे का नाटक हुआ, फांसी की सजा दी गई और तात्या टोपे कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चढ़े ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज़ादी की लड़ाई में, खास तौर पे 1857 की लड़ाई में अगर 2-4 नायक आपको जोड़ने हों जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे बहादुरी से मुकाबला किया, तो तात्या टोपे उनमें सबसे ऊपर होंगे। अगर मान सिंह ने गद्दारी नहीं की होती तो तात्या टोपे को गिरफ्तार कर पाना अंग्रेजों के लिए लगभग असंभव था। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और ऐसे ही वीर की कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।